हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के अगले सेक्शन कोरियोलिसिस बल और उसके आगे की बारे में जानेंगे। तो कोरियोलिसिस बल क्या होता है? कोरियोलिसिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न विक्षेपक बल को कोरियोलिसिस बल कहते हैं, है ना। कोरियोलिसिस बल के कारण वायु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वायु की दिशा में परिवर्तन होता है ना। नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में जो वायु की दिशा है वो सीधे हाथ की तरफ हो जाती है, राइट साइड हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टे हाथ की तरफ हो जाती है, लेफ्ट साइड हो जाती है। कोरियोलिसिस का फॉर्मूला होता है कोरियोलिसिस फोर्स का 2v sin थीटा, है ना। v यहाँ पे स्पीड ऑफ वाइंड है और जो साइन थीटा है वो अक्षांशीय लेटिट्यूडनल साइन है। ठीक है, वायु की दिशा वायु दाब प्रवणता बल और कोरियोलिसिस बल दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न विक्षेपक बल को कोरियोलिसिस बल कहते हैं, जिससे कि वायु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। कोरियोलिसिस बल का वायु की गति और अक्षांशीय दिशा से सीधा संबंध होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय जया है ना, जो थीटा होता है, में वृद्धि के साथ कोरियोलिसिस बल के प्रभावशाली होता है। इसी प्रकार वायु की गति में वृद्धि के साथ भी कोरियोलिसिस बल में वृद्धि होती है, लेकिन विषुवत रेखा पर वायु की गति अधिक होने के बावजूद अक्षांशीय जा का मान शून्य होने के कारण कोरियोलिसिस बल का मान भी शून्य हो जाता है, क्योंकि 2v sin थीटा है और थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए कोरियोलिसिस बल का मान यहाँ पे 0 हो जाता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में अक्षांशीय ज्या और वायु की गति के सम्मिलित प्रभाव के कारण ही कोरियोलिसिस बल का सर्वाधिक प्रभावशाली यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव होता है कोरियोलिसिस बल का। कोरियोलिसिस बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली वायु की दिशा दाब प्रवणता बल के समानांतर होने की वजह से उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व की दिशा में होगी। यह आगे वाले वीडियो में आगे वाले जो डिस्कशन है उसमें मैं बता दूंगा। देखो, ये प्लेनेटरी वाइंड है। आपको पता होगा कि जो हवाएं चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो ये कौन सा गोलार्ध है? ये उत्तरी गोलार्ध है। तो यहाँ से पवनें इस तरह से चलेंगी, है ना, इस तरह से चलेंगी, और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये पवनें इस तरह से चलेंगी, है ना। अभी मैंने बताया था ना आपको, देखो ऊपर ही लिखा हुआ है किधर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में, और ऊपर भी लिखा था, है ना। वायु की दिशा राइट साइड नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ये राइट साइड देख रही है, ठीक है, यहाँ से राइट साइड, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट, ये हाई प्रेशर है तो इधर से लेफ्ट साइड, ठीक है, इस तरीके से। और 0 से 30 डिग्री के मध्य जो पवनें चलती है उसे व्यापारिक और सन्मार्गी पवनें कहते हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य जो चलती है उन्हें पछुआ पवनें कहते हैं, और 60 से 90 के बीच में जो पवनें चलती है उन्हें उपध्रुवी पवनें कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को भूमंडलीय पवन कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से भूमंडलीय पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से
उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर चलने वाली ठंडी हवा को ध्रुवीय पूर्वी पवने कहते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर चलने वायुदाब की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली गर्म वायु को पछुआ पवन कहते हैं, है ना, जो मैंने ऊपर बताया था पछुआ पवन वो। वहीं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की ओर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में चलने वाली गर्म वायु को सन्मार्गी या व्यापारिक पवन कहते हैं। अब हम देखेंगे त्रिकोशीय रेखांकित मॉडल, ट्राइसेल्युलर मेरीडोनल मॉडल, है ना। इसमें 3 तरह के मॉडल होते हैं, हेडली सेल, फेरेल सेल और पोलर सेल। हेडली सेल और पोलर सेल तापीय जनित होते हैं और जबकि ये फेरेल सेल होता है ये यांत्रिक जनित होता है। ठीक है। विषुवत रेखीय क्षेत्र और ध्रुव के मध्य तापीय प्रवणता के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए 3 कोशिकाओं का विकास होता है। इनमें हेडली और पोलर कोशिका तापीय जनित कोशिकाएं होती है, जबकि फेरल कोशिका यांत्रिक जनित कोशिका का उदाहरण है। कौन सी कोशिका? फेरल कोशिका। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब कटिबंध के मध्य वायु के चक्रीय प्रभाव से हेडली कोशिका का विकास होता है। इस कोशिका में अधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में विषुवत रेखीय क्षेत्र से वायु का आरोहण होता है। वहीं पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायु का अवरोहण होता है। सतह के समीप वायु की दिशा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर होती है। वहीं क्षोभ मंडल की ऊपर की परतों में वायु का क्षैतिज प्रवाह विषुवत रेखीय क्षेत्र से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर होता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय कटिबंधीय निम्न वायुदाब के मध्य वायु के चक्रीय प्रभाव से फेरेल कोशिका का विकास होता है। इसमें पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायु का अवरोहण होने से उच्च वायुदाब का विकास होता है। इस यांत्रिक जनित प्रक्रिया से फेरेल कोशिका का निर्माण होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से चलने वाली ठंडी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से चलने वाली गर्म हवा जब आपस में मिलती है तो पोलर सेल का निर्माण होता है। इस सेल का निर्माण ताप जनित प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, तो ये तीनों तरह के हमने सेल पढ़ ली। अब हम आएंगे ये ताप कटिबंध पे, है ना, और ITCZ वगैरह क्या होता है ना। इसमें 3 तरीके से होता है। जब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ये 10 डिग्री के लगभग इधर खिसक जाता है ऊपर, और शीत ऋतु के समय 10 डिग्री की तरफ ये नीचे खिसक जाता है। तो इसमें एयर प्रेशर रहता है। ये जो हवाओं का जैसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो चल रही है ना, ये ऊपर मैंने आपको समझाया था किस तरह से ये प्रभावित हो रही है, और थ्योरी के थ्रू भी हम समझ लेंगे इसको। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण सूर्य की लंबवत किरण का विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर विस्थापन होने पर तापीय विषुवत रेखा के साथ विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध का भी विस्थापन होता है, जिससे अन्य वायुदाब की पेटियों के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है। ग्रीष्म अयनांत के समय, है ना, ग्रीष्म अयनांत के समय मार्च से जून के मध्य में तापीय विषुवत रेखा के साथ जब विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध का विषुवत रेखा के उत्तर की ओर विस्थापन होता है ना, किधर होता है, उत्तर की ओर विस्थापन होता है, तब अन्य वायुदाब की पेटियों का भी उत्तरायण होता है, मतलब वो भी ऊपर या उत्तर की ओर होती है। वहीं शीत अयनांत के समय विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध का विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर विस्थापन के कारण अन्य वायुदाब की पेटियों का भी दक्षायन होता है ना, जो साउथ की तरफ आने लगती है। वायुदाब की पेटियों का विस्थापन होने के कारण ही 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य में ग्रीष्म ऋतु के समय सन्मार्गी या व्यापारिक पवन और शीत ऋतु के समय पछुआ पवन का प्रभाव रहता है ना। अब हम प्रेसिपिटेशन वाले चैप्टर को अगले वाले वीडियो में देखेंगे।
अब हम साउथ अमेरिका का मैप देख लेते हैं ना। साउथ अमेरिका का मैप पूरा हम इसमें जान लेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, पूरा साउथ अमेरिका पढ़ लेंगे। एंडी, देखो एंडी, ये सब आपको हाथ में मैप लेके भेजना है और कुछ चीज़ें नोट करते जाना है। जैसे एंडीज पर्वत को मार्क करना है साउथ अमेरिका में कहाँ है, वेनेजुएला देश कहाँ है, चिली कहाँ है, अर्जेंटीना कहाँ है, ये चीज़ें आपको देख देख के मैप में और इस वीडियो को सुनते रहना है, तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। एंडीज पर्वत का विस्तार वेनेजुएला से लेकर चिली, अर्जेंटीना तक दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने के साथ हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये एक नवीन मोरदार पर्वत है जो विश्व के भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। मैकडनिला कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण नदी है जो एंडीज पर्वत से निकलने के बाद कैरेबियन सागर में गिरती है। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है ना, क्योटो के समीप अवस्थित कोटापेक्सी विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा? कोटापेक्सी। जबकि चिम्बेरोजो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, चिम्बेरोजो। बोलिविया का पठार एंडीज पर्वत का एक अंतरा पर्वतीय पठार है जिसे अल्टीप्लेनेटो भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र टिन भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पेरू और बोलिविया की सीमा पर अवस्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। बोलिविया की राजधानी लापाज के समीप पोपो झील अवस्थित है। चिली अर्जेंटीना की सीमा पर एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में ओजाज डेल सलाडो विश्व में सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। वहीं एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। पेरू और चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को अटाकामा का मरुस्थल कहते हैं जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। यहाँ चिली में अवस्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है जो एक समय केलीचे के भंडार के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन अब इसका भंडार लगभग समाप्त हो जाने के कारण अरिका का आर्थिक महत्व नहीं रह गया है, इसलिए इसे घोस्ट टाउन, प्रेतों का शहर भी कहते हैं। अटाकामा का मरुस्थल विश्व स्तर पर तांबा के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ इक्विक के समीप अवस्थित चिक्वी कमाटा तांबा के खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं। मध्य चिली में अवस्थित वालपराजो और सेंटियानो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होने के कारण रसदार फलों के उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। वालपराजो ट्रांस इंडियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। ये एंडीज पर्वत का ऊसा प्लाटा दर्रा और मेंडोजा से होते हुए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक जाती है। मैग्नल जल संधि दक्षिणी अमेरिका को टिएरा डेल फुगो से अलग करती है, जबकि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस जल संधि के समीप अवस्थित प्यूंटो रिनास विश्व का सुदूर दक्षिण में अवस्थित शहर है। कौन सा? प्यूंटो रिनास विश्व में सुदूर दक्षिण में अवस्थित शहर है। टिएरा डेल फ्यूमो का मुख्यालय यूशियो विश्व का दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र है। केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के गिरिपदीय पठार को पेटागोनिया का पठार कहते हैं, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र भेड़ पालन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्जेंटीना और उरुग्वे के वृक्ष रहित समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस क्षेत्र की प्राकृतिक दशाएं गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल होने के कारण दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रोजारिया से बाहिया ब्लांका तक के क्षेत्र में जहां गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उसे गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र भी कहते हैं। पंपास जहां की प्राकृतिक दशाएं गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, वहां मांस का उत्पादन किया जाता है। ब्यूनस आयर्स और मॉन्टेवीडियो
गेहूं और मांस के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलिविया के मिश्रित वनस्पति प्रदेश को ग्रान चाको कहते हैं। चाको एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ आखेट या हंटिंग भूमि है। यहाँ पहले जनजातीय समुदाय जीवन निर्वहन के लिए शिकार किया करते थे। अब वही समुदाय जीवन निर्वहन के लिए पशुपालन करते हैं। ब्राजील और बोलिविया के महाद्वीपीय पठार को मातो ग्रासो का पठार कहते हैं, जो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से ब्राजीलियन उच्च भूमि का ही एक भाग है। ब्राजील में मातो ग्रासो के पठार के उष्णकटिबंधीय घास को कंपोज कहते हैं। ब्राजीलियन उच्च भूमि प्राचीनतम चट्टान से निर्मित एक महाद्वीपीय पठार है, जो खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ बेलो होरिजेंटो के समीप अवस्थित एताबेरा लौह अयस्क के खनन का एक महत्वपूर्ण स्थल या केंद्र है। टोकान्टिस या पराना नदी सैन फ्रांसिस्को, उरुग्वे और पराना ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। इस उच्च भूमि पर कहवा जो कॉफी होती है के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। साओ पोलो विश्व स्तर पर कहवा या कॉफी के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साओ पोलो बंदरगाह पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए सेंटोस बंदरगाह का विकास किया गया है। साओ पोलो से सेंटोस तक चलने वाली ट्रेन को कॉफी ट्रेन या कॉफी रेल कहते हैं, जिसका सर्वाधिक उपयोग साओ पाउलो से सेंटोस तक कॉफी को ले जाने के लिए किया जाता है। सेंटोस कॉफी के निर्यात की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसे विश्व का कहवा बंदरगाह भी कहते हैं। साओ पाउलो ब्राजील की आर्थिक राजधानी है, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होने के साथ बाजार पर आधारित उद्योगों में रेडीमेड वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे ब्राजील का मैनचेस्टर भी कहते हैं। गुआना उच्च भूमि का विस्तार वेनेजुएला से लेकर पूर्व में फ्रेंच गुआना तक और दक्षिण में ब्राजील तक है। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से यह भी ब्राजीलियन उच्च भूमि का भाग है। वेनेजुएला में गुआना उच्च भूमि पर विश्व की सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात है, जिसका संबंध ओरोनिका नदी बेसिन से है। यह नदी गुआना उच्च भूमि से निकलने के बाद वेनेजुएला से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी बेसिन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। यह नदी बेसिन खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वेनेजुएला में कैरिबियन सागर के तट पर माराटेबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इस झील का तटीय क्षेत्र भी खनिज तेल के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली अमेजन नदी ब्राजील से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी होने के साथ अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। मेडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी के विषुवत-रेखीय वन को सेल्वास कहते हैं, जहां पहली बार रबड़ के वृक्ष को देखा गया। आज ये क्षेत्र रबड़ की कृषि की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ नीग्रो और अमेजन नदी के संगम के समीप अवस्थित मानोस रबड़ के संग्रहण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जबकि अमेजन नदी के मुहाने के समीप अवस्थित बेलम रबड़ निर्यात की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सेल्वास की सघनता अधिक होने के कारण इसकी गम्यता पहुंच अत्यंत कम है, जो इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। अब हम दक्षिण अमेरिका की और कुछ चीजों को देखते हैं। ब्राजील में केप या रॉक के समीप अवस्थित रेसिपे चीनी के निर्यात की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसे विश्व में चीनी के निर्यात का बंदरगाह भी कहते हैं। सेल्वाडोर पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित ब्राजील की प्राचीनतम राजधानी है। सेल्वाडोर के बाद रियो डी जेनेरियो को राजधानी शहर के रूप में विकसित किया गया, जो ब्राजील में सर्वाधिक जनसंख्या होने के साथ सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलने वाली साओ फ्रांसिस्को नदी के अक्वा क्षेत्र का संबंध इस बंदरगाह से है।
उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य अवस्थित रियो डी ला प्लाटा नदी के समान एक ज्वारनदमुखी क्षेत्र है। यहाँ ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलने वाली उरुग्वे और पराना नदी का निकास होता है। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पराग्वे इसकी सहायक नदी है। इस नदी के तट पर पराग्वे की राजधानी असुनसियन अवस्थित है। एंडीज पर्वत से निकलने वाली कोलोराडो और निग्रो अर्जेंटीना की महत्वपूर्ण नदियां हैं। कोलोराडो नदी का विकास बाह्य ब्लांका की खाड़ी में होता है, वहीं निग्रो नदी सेन मेटियास की खाड़ी में गिरती है। अर्जेंटीना में वाल्देस प्रायद्वीप दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है। कौन सा? वाल्देस प्रायद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।